आज की जो यह क्लास है, अगले जो है 5 क्लास आप कह सकते हैं, 5 से 6 क्लास हमारा प्रोज काव्य पे होगा। प्रोज काव्य यानी गद्य काव्य, संस्कृत गद्य काव्य। यह जो है, जैसे कि आप महाकाव्य देखे थे, महाकाव्य प्रथम पेपर के उसका जो उद्भव और विकास था, प्रथम पेपर के चौथे नंबर प्रश्न में या तीसरे नंबर में, वहां पर 2 प्रश्न बनते हैं, महाकाव्यों का उद्भव कैसे हुआ और उनका विकास कैसे हुआ। तो हम 2 उन प्रश्नों को देखने का प्रयास किए थे। फिर हम लोगों ने देखा था 6 महाकाव्य, रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम, साथ में हम लोग शिवराज्यम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं गद्य काव्य का उद्भव और विकास। इसी के साथ यह जो क्लास की श्रृंखला होगी, अगले 5-6 क्लास की जो श्रृंखला होगी, उसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे गद्य काव्य का विकास और उत्पत्ति आज की क्लास में, कथा आख्यायिका क्या होती है वह आज की क्लास में देखेंगे, और अगले 4-5 दिनों में हम लोग देखेंगे जो गद्य काव्य से रिलेटेड हमारे सेकेंड पेपर के पहले नंबर क्वेश्चन में कादम्बरी है और दश कुमार चरितम है। तो कादम्बरी ग्रंथ और दश कुमार चरितम पर 2-3 क्लास 2 क्लास ऐसे हम लोग लेते हुए उसके प्रश्नोत्तरों को देखते हुए हम लोग कार्य करेंगे। तो आज की जो क्लास है, इसके अंतर्गत हम पहले देखते हैं कि फर्स्ट पेपर के तीसरे या चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। तीसरे और चौथे नंबर में क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं फर्स्ट पेपर के, वह है संस्कृत गद्य साहित्य की विकास यात्रा का वर्णन कीजिए, ऐसा बताया गया। फिर लास्ट ईयर प्रश्न आया, संस्कृत साहित्य में कथा आख्यायिका के मध्य क्या भेद होता है। किसी एक आख्यायिका, देखिए कथा है कादम्बरी और आख्यायिका है दश कुमार चरितम, किसी एक आख्यायिका का विशेषता को बताइए, वर्णन कीजिए, 15 मार्क्स में था। इसके बाद जो आपके प्रश्न आए हुए हैं वह कादम्बरी या फिर दश कुमार चरितम, जो हम अगली क्लास में करेंगे, अगले 4-5 क्लास में करेंगे, उससे यह रिलेटेड होगा। जैसे कादम्बरी, रसक ज्ञानम, ये सारे प्रश्न जो अब होने वाले, आज की क्लास में हम लोग संस्कृत गद्य साहित्य की विकास यात्रा और उत्पत्ति को भी देखेंगे, साथ में हम लोग देखेंगे कथा और आख्यायिका के मध्य में क्या भेद है। फिर जो है आने वाली क्लासेस में कादम्बरी और दश कुमार चरितम जब हम देख रहे होंगे इसी श्रृंखला में, उसमें हम लोग देखेंगे कादम्बरी रसक ज्ञानम आहारोपि न रोचते कथनम इदम सुष्टु विवेचनीयम। यह जो कथन है इसको अच्छे तरीके से विवेचन कीजिए, समझाइए, बताइए। बाण काव्य के विषय में, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाण से उच्छिष्ट है यानी जूठा है यह जगत, सारा जगत जो है वह बाण से उच्छिष्ट है, ऐसी जो उक्ति कही जाती है, भड़िति कही जाती है, लोग कहते हैं, इसको जो है विमर्श कीजिए, बताइए। और इससे पहले वाला जो प्रश्न है, कादम्बरी रस ज्ञानम आहारोपि, जो कादम्बरी ग्रंथ रूपी रस का पान कर लिया है उसको आहार भी अच्छा नहीं लगता। इसका एक दूसरा अर्थ होता है, कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा, है ना, मदिरा। आपने हरिवंश राय बच्चन का एक काव्य सुना ही होगा, सर क्या है, मधुशाला। तो मधुशाला में आप लोगों को ज्ञान होगा ही थोड़ा बहुत। तो ये कहते हैं ये जो कादम्बरी रस जिसने पान कर लिया, आप समझ रहे हैं कि मदिरा रस जिसने पान कर लिया उसको आहार भी अच्छा नहीं लगता है, भोजन भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा यह है जो कादम्बरी ग्रंथ है उसका जो रस पान कर लिया, उसका जो आनंद ले रहा है, एक्चुअली है भी, कादम्बरी शुरू करेंगे और अंत तक एकदम उत्सुकता बनी रहती है, क्या चीजें हम कल की क्लास में देखेंगे, बड़ा आनंद आपको आएगा। महाकवि बाण संस्कृत गद्य काव्य की रचना में सर्वोत्कृष्ट है, गद्य काव्य की रचना में सर्वोत्कृष्ट है। यह जो है उदाहरण के साथ आप बताइए क्या यह सही है, तो आपको भी पता है, आपको पता नहीं है कि हाँ यह सही बात है। फिर देखिए दंडिनः पदलालित्यम, दंडी का पदलालित्य क्या है, हम लोग दश कुमार चरितम देखेंगे 2 दिन बाद, जो ये कादम्बरी हो जाएगा उसके बाद, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर एक और प्रश्न आया, वो भी हम कल की ही क्लास में चर्चा करेंगे, जिसमें
गुणाढ़ की बृहत कथा को आश्रय लेकर के, गुणाढ़ की एक बृहत कथा रही है इसी गद्य काव्य पर, कथा सरित सागर लिखा। तो इन सभी का क्या महत्व है संस्कृत कथा साहित्य में, तो ये कल की क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर गुणाढ़ की बृहत कथा मंजरी, साथ में गुणाढ़ की बृहत कथा और क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, सोमदेव के कथा सरित सागर, क्या इनका इंपॉर्टेंस है कथा साहित्य में। कथा साहित्य यानी जैसा हम कादम्बरी ग्रंथ देखेंगे वह आपकी बुकलेट में यह तीनों पे आधारित चीजें दी गई हैं, डिटेल में दी गई हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि आपके बुकलेट में ना हो, और भविष्य में भी कुछ चीजें आ सकती हैं, उसको भी ध्यान में रख करके वह बुकलेट उपलब्ध है, उसका अध्ययन कीजिएगा। इसी पे आज ही ऐसे तो मैं कल चर्चा करूंगा, मगर बाणभट्ट की जो कादम्बरी है जो अगली क्लासेस में होगी उस पे आए हुए कुछ प्रश्न हैं, तो हम इसको कल चर्चा करेंगे। और फिर हम चर्चा करेंगे दंडी के दश कुमार चरितम पे सेकेंड पेपर में फर्स्ट जो है क्वेश्चन है उसमें आए हुए जो प्रश्न है और उनका क्या रिलेशन रहा है, जब 2 दिन 3 दिन बाद हम उनको देखेंगे तब हम लोग करेंगे। तो मूलतः आज की क्लास यह जो प्रथम कह लीजिए कि 2 यह टॉपिक है, गद्य साहित्य की विकास यात्रा और संस्कृत साहित्य में कथा और आख्यायिका के मध्य क्या भेद रहे हैं, इन सब में। मगर एक और प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, पहले हम लोग इसकी उत्पत्ति, पहले हम लोग देखेंगे गद्य काव्य की उत्पत्ति कैसे हुई। गद्य काव्य की उत्पत्ति के आपके बुकलेट में नोट्स उपलब्ध हैं। गद्य काव्य की उत्पत्ति में 2 मत हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। गद्य काव्य जैसे आप देखेंगे कि नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोग देखे थे महाकाव्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, वैसे ही गद्य काव्य की उत्पत्ति कैसे हुई। और नाटकों में आप लोग सुने होंगे पुत्तलिका नृत्यवाद, है ना, बहुत सारे वाद आप लोगों ने सुने होंगे कि ये मत है कि नाटक भारतीय जो रूपक परंपरा है वह कैसे उत्पत्ति हुआ। कोई किसी का मत है कि भाई वह ब्रह्मा के द्वारा जो है नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि के संदर्भ में कुछ किंवदंतियां कहता हूं, यानी कि वह पुराणों से संबंधित जगहों पर उल्लेख मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई नृत्य आदि की परंपरा रही है। कुछ लोग कहते हैं मॉर्निंग आप समझ रहे हैं, मृत्यु के बाद जो है लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसी चीजों से इसकी परंपरा हुई। कुछ लोग कहे कि मैं नाटक और रूपक की बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोग कहे कि भाई यज्ञ में जो कार्य होते थे उसके कारण हुआ। तो सब हम लोग जब रूपक कर रहे होंगे, नाटक कर रहे होंगे, तो हम लोग उसको देखेंगे। वैसे ही यहाँ पर गद्य काव्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कुछ मत है। मत क्या है, 2 स्पेसिफिक मत है। एक है गद्य काव्यों की उत्पत्ति जो हुई है वह लोक कथाओं के माध्यम से हुई है, जो लोक कथाएं रही हैं उसके माध्यम से है। दूसरा है कि दूसरे लोगों का मत है कि ये जो गद्य काव्य भारत में आपको दिखता है, चाहे वह कादम्बरी या निज ग्रंथ, गुडाढ़ की रचना दिखती है या ऐसी चीजें दिखती हैं, यह ग्रीक जो रचनाएं रही हैं, ग्रीक पद्य काव्य से रचनाएं रही हैं, उनसे जो है यह उत्पत्ति हुई है। तो 2 यह मत है। क्या यह दोनों मत सही हैं या फिर क्या नहीं है, वो हम लोग चर्चा करते हैं। प्रथम मत जो है यह क्या है, कहता है कि वह चाहे वह अलंकारिता हो, जो पद्य होते हैं उनके संदर्भ में अलंकारिता, अभिव्यक्ति, शारीरिक अभिव्यक्ति, ये सब पद्य काव्य में एक तरीके से कृत्रिमता आती है कहते हैं। और ऐसे जो लोक कथा के माध्यम से कहानियां लिखी जाती हैं तो लोक कथाओं पर आधारित होती हैं। तो उनका ऐसा संदर्भ था कि मनोभाव को जो गद्य है उसके साथ कह पाना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें क्या है, छंद वंद आपको नहीं देखना है, किस तरीके से रस को, जो अपनी कहानी होती है, जैसे दादा दादी नाना नानी ये लोग सुना रहे हैं, वैसे ही हम भी सुनाने का प्रयास किए। और ऐसी जो प्रयास था उसी संदर्भों में आगे जाकर के, जैसे बृहत कथा जैसा लोक जो है कथा से लिया गया जो ग्रंथ है, ऐसा बन पाया। कादम्बरी को भी आप लोक कथा से ही संबंधित मान सकते हैं। तो इस तरीके से अपने भावों को
बहुत से ज्यादा ज्ञान न होने के बावजूद प्रकट करने की परंपरा जो स्टार्ट हुआ वह लोक कथाओं में थी, जो दादा दादी नाना नानी यानी लोगों से हम लोग सुनते थे, वही जो है हम क्या किए, लिख करके प्रस्तुत करना शुरू कर दिए। इसमें कोई छंद की आवश्यकता नहीं थी और सारी चीजें थी। तो इस तरीके से जो है कह लीजिए कि इसका गद्य काव्य की उत्पत्ति हुई होगी। दूसरा मत है कि ग्रीक जो कह लीजिए कि हो रहे हैं गद्य काव्य, यहाँ पे आपको गलती से पद्य रचना लिखा गया है, आपके शायद नोट्स में भी पद्य लिखा गया हो, तो उसको आप गद्य लिख लीजिएगा। ग्रीक जो गद्य काव्य है उन्हीं से जब यह रिलेशन हुआ भारतीय लोगों से, जब सिकंदर और उससे पहले और उसके बाद के समय काल में, तब ये जब वो यहाँ के लोग वहाँ का पढ़े होंगे तब यहाँ के लोगों ने लिखना शुरू किया। कई कई तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है पीटरसन बहुत प्रमुख है। पीटरसन ने बताने का प्रयास किया कि भाई कहते हैं कि जो है यह जो हमारे ग्रंथ थे, यूनानी जो ग्रंथ थे, उनसे यह कहते हैं। तो एक महोदय थे प्रोफेसर सिल्वा लेवी, उन्होंने कहा कि ये संस्कृत यूनानी गद्य से तुलना योग्य है ही नहीं, ये गद्य है ही नहीं, दोनों में बड़ा डिफरेंट है, गद्य यूनानी गद्य से तुलना करने की जरूरत नहीं है, ये अलग तरीके का है, वो एकदम अलग तरीके से। अलग अलग लोग बताने का प्रयास किए। इधर जो पूर्व पक्ष आप में यानी भारतीय परंपरा के लोग, उसमें एक महोदय थे प्रोफेसर लाकोटे, उन्होंने कहा कि ये जो यूनानी महाकाव्य गद्य काव्य आपको दिखते हैं, ये एक्चुअली इनके हैं ही नहीं, ये सारे संस्कृत से प्रभावित हैं। और उन्हें बड़े तथ्यों के साथ जो है वह वहां पे बताया कि यह जो है सारे यूनानी महाकाव्य ऋणी है संस्कृत गद्य काव्य के। यूनानी जो गद्य काव्य है वह ऋणी है संस्कृत गद्य काव्य के। ये उल्टी बात आप कह रहे हैं। तो इस तरीके से बड़ा अलग अलग विद्वानों में लेकर के अलग अलग तरीके का आता है। परंतु अब आप समझिए कि यह जो है इन दोनों पक्षों का आप साथ नहीं दे सकते हैं। क्या कि जो यह गद्य शैली रही है, आप देखेंगे वह ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, और ऋग्वेद में तो पद्यात्मक है, स्पेशली यजुर्वेद। यजुर्वेद देखेंगे गद्य शैली में लिखा गया एक ग्रंथ है। इसी ये सब पहलू को जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, उसी को आपको क्या करना है, इसमें आप जब उत्तर का फाइनल प्रारूप दे रहे होंगे तो आप बताएंगे कि यह मूलतः वह सूत्र काव्यों में, सूत्र जो गद्यात्मक है, उपनिषदों के अंतर्गत आप देख सकते हैं, साथ में यजुर्वेद से देख सकते हैं, और जो है कुछ और हम लोग चर्चा करेंगे, वहां से आप इसको कंप्लीट करेंगे कि भाई एक्चुअली क्या है, वेदों से गद्य काव्य की उत्पत्ति रही है, मानी जाती है। ऐसा आपको लेकर है, वह आपको पाणिनि तक आना है, और पाणिनि के बाद में जो कह लीजिए कात्यायन, वररुच, साथ में आपको आना है इनके पास जो भाष्यकार रहे हैं, महाभाष्यकार रहे हैं, उनके पास, पतंजलि के पास। तो इन तीनों का उदाहरण देते हुए आप बताएंगे कि गद्य काव्य की उत्पत्ति की परंपरा बहुत प्राचीन रही है, और वह वेदों से आप देख सकते हैं, वेदों से आप इसको ले सकते हैं। ये जो परंपरा रही है, इसको कंक्लूड करने में आपको, यानी कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर 3 भागों में है। एक है लोक कथाओं के माध्यम से, दूसरा मत है भारतीय गद्य काव्यों के ग्रीक पद स्थिति से, जो दूसरा पार्ट है, और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें जो हम आगे देखने जा रहे हैं, उसी को समराइज करके आपको तीसरे पार्ट के अंतर्गत लिखना है। तो उत्पत्ति के संदर्भ में वह तीसरा पार्ट आप लिख देंगे तो यह एक तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं गद्य साहित्य का विकास। विकास कैसे हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ। उत्पत्ति तो आप समझ गए, विकास कैसा रहा। इसी विकास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक प्रारंभिक युग यानी वैदिक युग से कह सकते हैं, ईसा पूर्व तक, प्रारंभिक ईसा पूर्व यानी पतंजलि तक आप कह सकते हैं। दूसरा मध्य युग, ईसा से 1700 ईस्वी सन तक, और तीसरा जो है आधुनिक युग, जो कि 18वीं शताब्दी से वर्तमान युग के अंतर्गत आता है।
तो प्रारंभिक युग के ही कुछ तथ्यों को बताते हुए आप उस प्रश्न को, जो उत्पत्ति वाला यदि बनता है, कभी आता है, तो आप उसको लिख पाएंगे। अभी तक आया नहीं है, मगर कभी भी वह पूछ सकता है कि गद्य काव्य की उत्पत्ति के विषय में अपने मतों को बताएं, अपने संदर्भ को दर्शाएं। आया नहीं है, मगर कभी भी आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्या करें ना, सिलेबस लीजिए। सिलेबस का जितना पहलू हो, जितने पहलू बनते हैं, सिलेबस में क्या दिया हुआ है, जो जेनर है, चाहे वह महाकाव्य हो, चाहे वह गद्य काव्य हो, चाहे वह गद्य काव्य के अंतर्गत कथा आख्यायिका इन सब चीजों की बात हो, चाहे वह चंपू हो, इन सभी के साथ में उसने लिखा है इन सभी की उत्पत्ति और विकास। तो विकास यदि वह पूछा है, इसका मतलब उत्पत्ति आपको नहीं छोड़ देना है। कभी नहीं पूछा है, तो यदि आप तैयार करके नहीं गए उत्पत्ति को और वह पूछ लिया, तो ये आपकी गलती है कि यूपीएससी की गलती है? आप ये बताइए, बताए। यदि प्रश्न में कुछ और पूछ रहा हूं किरण, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, सिलेबस में लिखा है उत्पत्ति और विकास। उत्पत्ति और विकास किसकी? चाहे वह महाकाव्य हो, चाहे जैसा हम लोग देखे, उत्पत्ति भी हम लोग देखे थे महाकाव्य का, और विकास भी हम लोग देखे थे, है ना। और हम देख रहे हैं गद्य जनर को, तो गद्य में क्या है, कथा और आख्यायिका। इन सब की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, विकास पहले पूछा गया है। अब यदि उत्पत्ति आप न करके जाएं, तो क्या है, यूपीएससी की कमी नहीं है, वो प्रश्न पूछेगा, उस सिलेबस में सामने दिया हुआ है कि भाई उत्पत्ति भी जानो, विकास भी जानो। मगर आप क्या है, केवल विकास समझ गए, दो चार गलती, दो चार लाइन आपने विकास से कहीं आ गया है तो लिख लिए, कहीं से आपको किसी तरीके से उपलब्ध हो गया, तो क्या होगा, आपको वह प्रश्न पूछ देगा उत्पत्ति। सिलेबस आपका, सिलेबस से इतर वो जाकर के कभी नहीं पूछा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो उसने सिलेबस में दिया है। हाँ, एक बार क्या हुआ है कि वह सेकंड पेपर के छठे नंबर या सातवें नंबर में सिलेबस से इतर चला गया था, एक बार मैं कह सकता हूँ। पर पढ़ेंगे नहीं, जो सिलेबस है उसको तो आपको कंप्लीट रखना पड़ेगा। एक बार उसने, जैसे मान लीजिए 24 श्लोक तक आता है, कोई कोई नहीं 10 श्लोक तक आता है, तो 11वां 12वां ऐसा कुछ या 14वां पूछ लिया था, ऐसे ही कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा पर्टिकुलर। तो एक बार उसने, बहुत पहले, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले, ऐसा उसने गलती वशात हो जाता है। यूपीएससी के, मैं कहता हूँ 10-12-15 नंबर यूपीएससी के भी ऊपर छोड़ दीजिए, वो भी गलती है, या कह लीजिए कि कुछ अजीब टाइप से प्रश्न पूछ लिया। मगर सिलेबस यदि आप कवर करके रखे रहेंगे, तो वह क्या है, नहीं, उनको पता ही नहीं रहता है, उनको पता ही नहीं रहता है उनके पास। देखिए सिलेबस में ही देख लीजिए, एक बहुत बड़ी मेजर गलती है, वह मेजर गलती वो आज तक खत्म नहीं की है, पिछले 20 साल से वही सिलेबस दे रहे हैं, और उनकी मेजर गलती है वह सेकंड पेपर में एक जगह सिलेबस ही गलत दिए है ना। तो वो जो है सिलेबस पहले सही करें, वो जब 20 साल में उसको नहीं समझ पाए, तो आपके क्या समझने वाले हो, उनको कुछ समझना नहीं है, कोई बोनस वोनस नहीं है। आपको भी पता है, बताया ही था कहाँ पे गड़बड़ी है। चलिए, तो 3 कालों में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, और इसी संदर्भ में, और तीसरा पार्ट जो है, ये प्रारंभिक युग देख लीजिएगा, तो तीसरा वहां पर उत्पत्ति में तीसरा पार्ट आप डाल देंगे कि इस तरीके से भारतीय परंपरा में यह माना जाता है, भारतीय संस्कृत परंपरा में माना जाता है कि यह जो है लोक कथाएं, और साथ में वैदिक जो संदर्भ रहे हैं इनके दोनों के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, जो पश्चिमी सभ्यता का विचार है, ऐसा मत बताते हुए कि भारतीय परंपरा में इसे, इन दोनों चीजों को माना जाता है, ठीक है, ऐसा कहते हुए आप इसको कंक्लूड कर लें। वाद का विषय है। तो 3 काल के अंतर्गत गद्य साहित्य का विकास आप देखेंगे। पहले देखते हैं, आपके नोट्स में सारा आपको उसी तरीके से उपलब्ध है, आप चाहें तो उन चीजों को आप देख सकते हैं, वहां से भी अध्ययन कर सकते हैं। गद्य की परंपरा, गद्य की परंपरा में कहा जाए तो गद्य के लिए पारिभाषिक शब्द था ऋक या यजुस। जब ऋक की बात की गई, तो जो जिसकी रचना पद्यों में हो उसे पाद कहा जाता है, यानी
उसे हम ऋक कहते हैं, और जिसकी रचना गद्यों में हो उसे हम यजुष कहते हैं। ऐसा संदर्भ। और जो गायन में हो वही पाद वाला, ऋक वाला ही जब गायन में हो तो वह क्या होता है, शाम हो जाता है, जो साम वेद है। और यजुष में कोई नियम नहीं है, अक्षरों संबंधी कोई नियम लागू नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप यह कह सकते हैं कि यजुर्वेद जो है यह कहीं ना कहीं यजुर्वेद के अंतर्गत आप इस गद्य परंपरा की नींव को आप देख सकते हैं। आप वैदिक जो गद्य है उसका प्राचीनतम रूप शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, इनकी जो तैतरीय या काठक या मैत्रायणी ऐसी जो संहिताएं हैं उनमें देख सकते हैं। इसके बाद में या आप अथर्ववेद में बहुत सारे गद्यांश देख सकते हैं, उसके बहुत सारे स्वरूप देखने को मिलेंगे। सारे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण आप लोग सुने होंगे, आप लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़े ही है, तो वह जो है चाहे वह शतपथ ब्राह्मण हो, चाहे वह तैतरीय ब्राह्मण हो, चाहे वह गोपत ब्राह्मण हो, इन सभी ब्राह्मणों में आप देखेंगे ज्यादातर गद्यात्मक अंश आपको मिलेंगे। प्राचीन आख्यान रहे हों, आरण्यक रहे हों, उपनिषद रहे हों, ये सब जो है ज्यादातर गद्यात्मक शैली में लिखे गए हैं। इसके बाद इसी को आप वहां पे कंक्लूड कर लेंगे। और एक और जगह पे मैं बताऊंगा, उसको भी ऐड कीजिएगा। इसके बाद आते हैं पौराणिक गद्यों का नाम आता है। पौराणिक में देखा जाए तो अधिकांश जो पुराण है वह क्या है, पद्यमय है। परंतु अगर आप भागवत पुराण को देखें, विष्णु पुराण को देखें, और भी कई पौराणिक संदर्भों को देखें, तो उसमें क्या है, आपको यह प्रौढ़ता, अलंकारिता और प्रासादिकता देखने को मिलती है गद्य के रूप में। इसके बाद आता है नाम शास्त्रीय गद्यों का। शास्त्रीय गद्य के अंतर्गत चाहे वह षड दर्शन रहे हों, 6 दर्शन हो, आप देखेंगे सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये सब, और चाहे वह आप कह लें कि निरुक्त कह लें, आप न्याय मंजरी कह लें, मीमांसा भाष्य कह लें, शंकराचार्य ने लिखा था शारीरक भाष्य, आप लोग देखे होंगे, ये सब जो है ग्रंथ गद्य की शैली में लिखे हों, या तो सूत्रात्मक है या गद्य। सूत्रात्मक क्यों है, क्योंकि पहले जो है गद्य को याद रखना बड़ा कठिन होता था, तो क्या है, सूत्र के रूप में उसको लोग याद रखने में आसानी होती थी। तो इस तरीके से गद्य की एक परंपरा हमें शास्त्रीय गद्य के रूप में देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं साहित्यिक गद्य। अब इसके बाद की परंपरा में साहित्यिक गद्य का नाम आता है। इसी में लगभग 350 बीसी में कात्यायन को ने जब पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी पे अपनी वार्तिक लिखे, अष्टाध्यायी पे एक वार्तिक है, यानी कि उस पे जो टीका आप कह सकते हैं उसको वार्तिक कहा जाता है, जिसको कात्यायन वररुच ने लिखा था। उन्होंने यह 2 तरीके का गद्य बताया आख्यान, और दूसरा बताया आख्यायिका। थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा गया है। तो आख्यान और आख्यायिका, यह जो है, आख्यान कल्पनामूलक और आख्यायिका ऐतिहासिक हो या आप कह लें कि व्यक्तिमूलक होती थी। इन 2 भेदों को स्पष्टतया उन्होंने बताया। तो आप समझ सकते हैं, ये भी आपको वहां पर ऐड करना है, जो कि उत्पत्ति का मत है, उसमें आप वैदिक बताते हुए आप यह बताएंगे कि संस्कृत परंपरा में शुरू से ही जो है वेदों का आख्यान और आख्यायिका रूप में। और पतंजलि ने आख्यायिका शब्द की व्याख्या जब की, तो उन्होंने बताया कि 3 आख्यायिका होती हैं, 3 आख्यायिका ग्रंथ थे। वह कौन कौन थे, वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और भयमरथी। ये आख्यायिका का नाम लेते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि परंपरा कितनी प्राचीन रही होगी। तो इस तरीके से साहित्यिक गद्य की आप परंपरा में आप यहां तक का पतंजलि के समय काल तक को आप रख सकते हैं। अब आते हैं जो गद्य कथा की परंपरा रही है, आप कह सकते हैं 100 बीसी से लेकर के 1700 एडी तक के बीच की जो परंपरा है, इसमें शूद्र कथा का नाम आता है। कल्लड़ ने 1150 में सुक्ति मुक्तावली में जो उनका ग्रंथ है, उसमें शूद्र कथा उपलब्ध नहीं है। शूद्र कथा के लेखक के रूप में रामिल और सौमिल इनका उल्लेख देते हैं। कहते हैं कि ये जो शूद्र कथा थी, यह
दो लेखकों ने लिखा था, रॉमिल और शॉमिल। इस तरीके से वह नाम देते हैं। अच्छा, जो आप कालिदास को देखे होंगे, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम में शॉमिल का नाम बड़े सम्मान से लिया है, बड़े अच्छे सम्मान से उनका नाम लिया है और उन्होंने आदर पूर्वक स्थान दिया है। देखिएगा मालविकाग्निमित्रम में उन्होंने क्या कहा, तौ शूद्रक कथाकारौ वंदौ रामिल सौमिलौ। देखिए कितनी सुंदर बात कहे हैं, तौ शूद्रक कथाकारौ वंदौ रामिल सौमिलौ। शूद्र कथाकार तो मतलब शूद्र कथा को बनाने वाले रामिल और शूद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या सुंदर बात है। और वो जो है अर्धनारीश्वर की उपमा देते हैं। तो यह जो है बड़ा महत्व है। आप शूद्र कथा का यह नाम आता है। जब आप डेवलपमेंट लिख रहे हैं तो जो है इसको भी आप लिखेंगे। इसके बाद बृहत कथा। बृहत कथा के बारे में हम कल चर्चा करेंगे कुछ डिटेल में, क्योंकि वह जरूरी है। इसके बृहत कथा जो वाण ने हर्षवर्धन लिखा था, उसमें गुणाढ़ 78 BC 78 AD के संदर्भ में आश्चर्य जताया था कि बृहत कथा का नाम दर्शाया था। और उन्होंने बताया था कि बहुत सारे बाद के काल के, आप जैसे रामायण और महाभारत उपजीव्य मानते हैं महाकाव्यों और अन्य जगहों के लिए, वैसे बृहत कथा जो है या शूद्र कथा आप कह लें, स्पेशली बृहत कथा, यह लोगों के लिए उपजीव्य का काम किया है। बहुत सारे गद्य काव्य के लिए उपजीव्य का काम किया है बृहत कथा। तो ये बृहत कथा हम लोग कल, बृहत कथा और जो 3 प्रश्न, वह 3 ग्रंथ के नाम थे, उसको हम लोग कल देखने का प्रयास करेंगे। ये एक डेवलपमेंट रहा। साथ में तरंगवती आदि रचना हुई, जैसे श्री पालित थे, वो भी साउथ में। कब? जो ईसा पूर्व 29 से ईस्वी सन 195 के मध्य में। तो आंध्रभित राजाओं के संदर्भ में उनके यहाँ पालित जो कवि रहे होंगे, उन लोगों ने जो है, उसमें से श्रीपालित ने तरंगवती लिखा था। कोई नाम नहीं पता है कौन लिखा था। एक मनोवती, शातकोहरण और ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। धनपाल के तिलक मंजरी का नाम आता है। वो जो है तरंगवती की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो तरंगवती, चाहे वह जो श्रीपालित था, वो जो धनपाल अपनी तिलक मंजरी में, बाद का बहुत धनपाल बाद में है, उन्होंने इनका बड़ा सम्मान के साथ नाम लिया है। तो इसलिए तरंगवती भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। फिर आपको यह भी लिखना है कि कुछ शिलालेख या प्रशस्तियां हैं, उसमें भी जो है लंबे लंबे समासों का, गद्यों का, अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि गिरनार का शिलालेख और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो आपको पता ही है कि हर्षेन ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लगभग 35 जो उनकी पंक्तियां थी, एक ही समस्त वाक्य में लिखी थी। तो आप कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है, बाण के पूर्व जो है समुद्रगुप्त का बड़ा सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस गद्यात्मक स्वरूप को लिखने के लिए। और गिरनार का शिलालेख आप लोग जानते हैं कि रुद्रदामन के संदर्भ में वहां पर भी लंबे समास और इन सब चीजों का बड़ा प्रयोग देखने को मिलता है। ये दोनों आपके गद्य काव्य के संदर्भ में इनका सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, स्पेशली गिरनार का शिलालेख और समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति रही है हर्षेन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रमुख गद्य काव्य जो रहे हैं, स्पेशली जिनको हम पढ़ेंगे भी और जानेंगे भी, इसमें 10 कुमार चरितम आप देखे ही हैं। सुबंधु कृत वाशवदत्ता है, वह भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। कादम्बरी को देखेंगे। बाण के हर्षचरित के भी बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपके सिलेबस में भी है, सेकंड पेपर के चौथे में है हर्षचरितम। तो ये सारी चीजें हम अगले कुछ दिनों में जानने का विस्तृत प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वह सिलेबस में आपको डिटेल, आपको सामान्य अध्ययन मांगता है। तो 2-2 क्लास, 3-3 क्लास एक-एक ग्रंथों के लिए और एक सामान्य ग्रंथों के लिए क्लास हम लोग रखेंगे, उससे आपको आइडिया मिलेगा। फिर बाद के समय काल, बाद के जो ये प्रमुख ग्रंथ हैं, इनके बाद मतलब अभी मॉडर्न में नहीं है, मॉडर्न में नहीं, परवर्ती गद्य में बहुत सारे नाम आते हैं अभी तक के। तो बाद के समय काल में सारे आप
रख लीजिए। धनपाल का नाम आता है तिलक मंजरी, बड़ा सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। वादिभ का नाम आता है गद्य चिंतामणि के लिए। वामन भट्ट बाण का नाम आता है भीम भूपाल चरित के लिए। अंबिका दत्त व्यास का नाम आता है शिवराज विजयम, आधुनिक संदर्भ में आता है, यहाँ से आधुनिक वाले लोग हैं। शिवराज विजयम का हम लोग जब शिवराजोद्यम कर रहे थे तो आप सुने होंगे कि गद्य काव्य है अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम वह। और ऋषिकेश भट्टाचार्य के कुछ निबंध हैं। पंडिता छमाराव, आपको पहले भी हम लोग महाकाव्य में देखे हैं। पंडिता छमाराव की जो है कथा मुक्तावली, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। और डॉक्टर राम शरण त्रिपाठी का कौमुदी कथा कल्लोलिनी। तो ये क्या है, सारे आपके नाम हो गए। ये डेवलपमेंट में अभी तक के आप संदर्भों को आप रख सकते हैं। इस तरीके से यदि आप लिखेंगे तो वह डेवलपमेंट का स्वरूप होगा। और इस तरीके से गद्य काव्य जो है अपने अप्रतिम स्वरूप को दर्शाता है अलग अलग माध्यमों से। समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए अब हम कथा और आख्यायिका, कथा और आख्यायिका मैं कह रहा हूं तो यह समझिए कथा कादंबरी है और आख्यायिका दशकुमार चरितम है, हर्ष चरितम है। ये जो है हम देखने का प्रयास करते हैं आखिर ये है क्या और इसके अंतर्गत होता क्या है, अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, यही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कभी 10 नंबर में पूछा गया, कभी अलग अलग माध्यमों से पूछा गया है। देखिए तो कथा और आख्यायिका गद्य काव्य के भेद के रूप में जाने जाते हैं, है ना। गद्य काव्य के भेद के रूप में है। गद्य के ये जो भेद है इसमें सर्वप्रथम चर्चा अग्नि पुराण में हमें देखने को मिलती है। अग्नि पुराण में यह दर्शाया गया कि कथा और आख्यायिका के स्वरूप की निष्पत्ति कैसी होती है। फिर रुद्रट के काव्यालंकार में हमें देखने को मिलता है। दंडी ने भी अपने काव्यादर्श में बताने का प्रयास किया कि कथा और आख्यायिका कैसी होती है, और अमरकोश में भी हमें देखने को मिलता है। परंतु आप लोगों को भी पता है जब हम महाकाव्य की परंपरा देख रहे थे तो सारी कुछ चीजों को जानने के बाद हमको पता था कि साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी ने जो लिखा हुआ है वही हमको आगे प्रयोग करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग इस प्रयोग के श्रृंखला में, आपकी यूज करने की श्रृंखला में, जो विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण ग्रंथ में लिखा है यह वह आपके सामने श्लोक है। इसको आप याद रख लीजिएगा, 3 4 5 लाइन है, इन सारे को याद रख लीजिएगा। और क्या है, कथा में क्या होता है, सरसम वस्तु गद्दैरेव विनिर्मितम क्वचित् अद्र भवेदार्या क्वचित् वक्त्रा वक्ते आदौ पद्ये नमस्कार। इस तरीके से क्या है, आप क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बार बार आप लिख लीजिएगा। इसी को यदि देखा जाए तो कथा और आख्यायिका को आप इस तरीके से अलग अलग डाइस बना करके आप ये लिखने के बाद आप ये डाइस बना करके आप इसको लिख सकते हैं अलग अलग स्वरूप में कि कथा के अंतर्गत क्या चीजें होती हैं और आख्यायिका के अंतर्गत। कथा जो होती है वह कवि कल्पना पर आधारित, ध्यान दीजिए, उदाहरण स्वरूप कथा, कादंबरी और आख्यायिका को आप रख सकते हैं दशकुमार चरितम के संदर्भ में। कथा जो है कवि कल्पना पर आधारित होती है, इसमें कुछ सत्यांश हो सकते हैं। आख्यायिका जो है जैसे हर्षचरितम, नॉर्मली यह माना जाता है कि बाणभट्ट ने जो लिखा, यानी एक लिखा कादंबरी, वह ऐसी जो कोई काव्य लिखा जाए वह कथा है, और जो हर्षचरितम लिखे वैसा जो कोई काव्य लिखा जाए वह आख्यायिका है। तो हम स्पेशली उदाहरण स्वरूप बाणभट्ट के ही 2 ग्रंथ, एक कथा के रूप में कादंबरी और एक आख्यायिका के रूप में हर्षचरितम, इन दोनों को रख करके आमने सामने देखेंगे। तो कथा का वक्ता नायक स्वयं होता है, नायक जो है अपने आप से कहता है। आख्यायिका में नायक स्वयं वक्ता होता है, परंतु यह आत्मकथा के रूप में होती है। आत्मकथा एक तो पहली बात ऐतिहासिक घटना पे होता है, जो आख्यायिका होती है, हर्षचरितम आप देखते हैं श्री हर्ष के, राजा हर्ष के ऊपर है। नायक स्वयं वक्ता हो सकता है, वह आत्मकथात्मक होता है। इसमें उच्छ्वास होते हैं, जैसे आख्यायिका में उच्छ्वास होते हैं, कथा में उच्छ्वास नहीं होते। जो चैप्टर होते हैं, जैसे आप महाकाव्य में देखे थे सर्ग होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, उच्छ्वास होते हैं, किसमें, आख्यायिका में। फिर कहते हैं जो
चौथी पॉइंट आख्यायिका को आप देखें, इसमें वक्त और अपरवक्त, वक्त और अपवक्त, ये जो छंद है इनका प्रयोग किया जाता है, इन छंदों का प्रयोग किया जाता है और ये छंद भावी घटनाओं की सूचना देते हैं। छंदों का प्रयोग करके छोटा सा काव्य इसमें डाल दिया जाए, भले गद्य हो, तो वह जो है भावी जो घटना होने वाली होती है, भविष्य में जो घटने वाली होने वाली होती है, उसका वह थोड़ा सा उद्भावना आ जाती है। यहां पर क्या है कि वक्त और अपवक्त नहीं होते हैं, मगर साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि आर्या का कहीं कहीं आप प्रयोग कर सकते हैं, आर्या की छंद होती है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा, जो आख्यायिका होती है, यानी कि आप कह सकते हैं हर्षचरितम, वह केवल संस्कृत में हो सकती है, परंतु कथा जो होती है वह संस्कृत में हो सकती है या प्राकृत में हो सकती है। जैसे आप नाटक देखेंगे, जब हम नाटक करेंगे तो नाटक जो है उसमें जो अच्छे कुल के, उच्च कुल के लोग होते हैं या राजा होते हैं या ऐसे लोग होते हैं, वह संस्कृत में बोलते हैं और बाद के कुल के या अन्य लोग जो होते हैं वह प्राकृत या अन्य लैंग्वेज को बोलते हैं। यह आख्यायिका जो है केवल संस्कृत में होती है और कथा में दोनों का प्रयोग हो सकता है। आख्यायिका में पद्य भी होते हैं, कहीं कहीं पद्य भी देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं, चंपू जैसा नहीं कि काफी लंबा, मगर यहाँ पे कहीं कहीं आपको पद्य देखने को मिलते हैं। और कथा में नॉर्मली अगर साहित्य दर्पणकार की आर्या छंद को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली वह क्या है, गद्य में लिखा जाता है। और जो आख्यायिका होती है स्वरचित वर्णन, अपने से लिखे गए वर्णन कवि कर सकता है, कवि कह लीजिए कवि रचित, जो कवि ने रचना की है वह उसका वर्णन बता सकता है, कवि ने जो देखा है जो समझा है उसका वह वर्णन कर सकता है, परंतु कथा में कवि जो है ऐसा नहीं कर सकता है। और आख्यायिका में कोई सांकेतिक शब्द नहीं होते हैं कि संकेत से आप समझ जाएं, परंतु जो है कथा में क्या है, संकेतों का यूज किया जाता है। जब हम आप कह लीजिए कि कादम्बरी को देखने का प्रयास करेंगे तो उसमें ये सांकेतिक क्या है वह आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। फिर जो कथा होती है इसमें कन्याहरण का वर्णन हो सकता है, कन्या प्राप्ति का वर्णन हो सकता है, युद्ध का हो सकता है, विप्रलंभ श्रृंगार का हो सकता है। मैं कई बार बताया विप्रलंभ जो होता है वह नायक नायिका का अलग होना और फिर मिलना, जब वह आप एक तरीके से कहते हैं नायक और नायिका के विरह की स्थिति विप्रलंभ के संदर्भ में, वो भी श्रृंगार में, करुण नहीं। करुण में, करुण नॉर्मली पति पत्नी के मध्य होता है, माता पुत्र के मध्य में जो बिलगाव होता है अलग होता है, ऐसे संदर्भ में। नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका जब अलग होते हैं और वह अनुभव करते होंगे तो उनके संदर्भ में जो है आपको यह श्रृंगार प्रयोग, प्रकृति का भी वर्णन होता है कथा में, परंतु इन सब चीजों पे फोकस नहीं किया जाता है आख्यायिका में। तो मूलतः आप कथा जैसी, कादम्बरी जैसी कोई रचना है तो वह कथा है, हर्षचरितम जैसी कोई रचना है तो वह क्या है, आख्यायिका है। ये अंतर आप बता देंगे वह क्या है, आपका कथा और आख्यायिका में अंतर हो जाएगा। उसमें एक प्रश्न और था कि किसी एक उसका वर्णन करें, किसी एक उसका कोई जो कथा रही हो या आख्यायिका रही हो उसका एक वर्णन। तो कथा और आख्यायिका हम लोग देखेंगे, हर्षचरितम को भी देखेंगे, दश कुमार चरितम को भी देखेंगे, कादम्बरी को भी, तो उन सबका एक वर्णन आप याद रहेगा, उसको आप फर्स्ट पेपर के चौथे में जब आएगा तो उसको आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो पुनः मैं उन प्रश्नों की तरफ चलता हूं जो आया हुआ है। वह है संस्कृत गद्य साहित्य की विकास यात्रा को बताएं और संस्कृत साहित्य में कथा और आख्यायिका के मध्य जो भेद है, किसी एक आख्यायिका का विशेषता बताएं, कोई से एक विशेषता क्या रही है। तो मेनली हर्षचरितम आप लिखने का प्रयास, अगर ऐसा आता है तो, और कथा के लिए कादम्बरी लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज की जो यह क्लास है इतना ही है। कल की हम क्लास में कादम्बरी और कुछ और पहलुओं को देखते हुए क्लास को करेंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।